अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लहू और कलीन। मिर्ज़ा अदीब का ये कहानी है जो उन्होंने लिखी है, उसका खुलासा आपको सुनाऊंगा। अख्तर एक मुफलिस, कलाश और गुमनाम मसूर था जो शहर की एक तंगो तरीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। एक दिन इत्फाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में उसकी मुलाकात एक सरमायादार तजम्मुल हसीन से हो गई। इसने अख्तर की तस्वीरों को सराहा और शाम को अपने घर जाने चाय पर बुलाया। तजम्मुल हसीन ने अख्तर की असरत को देखते हुए उसे अपने यहाँ क़याम की दावत दी ताकि वो इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सके और इसे ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से बेनियाज कर दिया। एक दिन अलीउल सुबह तजम्मुल हसैन अख्तर की ऑडियो में आया और अपने मुलाज़म बाबा से पूछा, अख्तर कहाँ है? बाबा ने बताया कि वो अभी तक बाग में टहल रहा है। मैंने उन्हें कहा भी कि नाश्ता तैयार रखे, अंदर आ जाएं, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया। तजम्मुल ने कहा, इस किस्म के लोगों की यही आदत है और हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। तजम्मुल के बुलाने पर अख्तर अंदर दाखिल हुआ तो तजम्मुल ने उसे बताया कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मुझे अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है कि जजों ने तुम्हारी बनाई हुई एक तस्वीर को अव्वल अनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मैंने रऊफ़ को तफसील मालूम करने के लिए भेजा है। अख्तर ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया कि मुझे अखबार के ज़रिए इसकी खबर हो चुकी है। तजम्मुल ने कहा, ये तुम्हारा बड़ा कारनामा है। मैंने उस खुशी में आज शाम चाय का एहतमाम किया है। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मोअज़्ज़िज़ीन शहर आ रहे हैं। अख्तर खामोशी से खड़ा सुनता रहा। तजम्मुल ने अख्तर के चेहरे को गौर से देखकर कहा, शायद बाबा ठीक ही कहता था। हमारे मसूर के साथ इन दिनों कुछ गड़बड़ है। अख्तर ने कहा, बाबा ने यही कहा होगा कि मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। तजम्मुल ने कहा, बेवकूफ़ ना बनो, तुमने यहाँ आकर कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। उससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मसूर समझे जाते हो। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुँचाने में मेरा भी कुछ हिस्सा है? अख्तर ने कहा, आप जिस मुसव्वर को एक तंगो तरीक कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, वो मुसव्वर अख्तर कब का मर चुका है। गुज़िश्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं है। इस खर्च ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फ़रेब ज़िंदा नहीं रह सकता। आपकी सरपरस्ती तो महज मुसव्वर नवाज शख्सियत का एक इश्तहार था। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज एक ज़रिया शोहरत बनकर रह जाए। उन्हीं दिनों एक हम पेशा मुसव्वर नियाज़ी से फिर मुलाकात हो गई, जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने अपने एक ज़हनी कैफियत बताई। उसने कहा, देखो, अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो मैं तुम्हारे लिए तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त आबरू के साथ ज़िंदा रह सकें। इसके इसरार पर मैंने ये गंदा खेल शुरू कर दिया। मुझे यहाँ से जो रुपये मिलते थे वो रुपये मैं उसे दे देता था। वो मुझे अपनी तस्वीरें, उन तस्वीरों को मैं अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल ने कहा, तुम अब तक मुझे धोखा देते रहे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। अख्तर ने जवाब दिया, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था इस सतह पर उतरने पर मजबूर कर दिया जाऊंगा। आज जब नियाज़ी ने ये सुना होगा कि उसकी बनाई हुई
تصویر اولو انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تجمل نے اختر سے کہا، تم اپنی نالائکی کو چھپاتے رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اختر نے کہا شرم تو تم جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو شہرت کی خاطر فن کاروں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس دوران میں نے کمرے میں داخل ہو کر یہ اطلاع دی کہ یہ خبر درست ہے کہ پہلا انعام اختر ہی کو ملا ہے، اور جانے سے پہلے اختر سے کہا کہ واقف کار نے پیغام دیا کہ نیازی نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ اختر تجمل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سنا تم نے ابھی پوچھ رہے ہو کہ میں کیا ہوں، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو۔ قتل تم نے کیا ہے، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے دفن کو موت گارڈ اتارا ہے اور دوسرے میں مصور کی جان لی ہے، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ تجمل کے کہنے پر رؤف نے اختر کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ ہوپ سو گائز آپ کو ہمارے ٹاپک اور ویڈیو اچھی لگی ہو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔